हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सर्स क्या है। सो मल्टीप्लेक्सर्स या शॉर्ट में कहें मक्स, एक डिजिटल सर्किट कंपोनेंट है जो मल्टीपल इनपुट लाइन से एक आउटपुट लाइन पर डेटा को सिलेक्ट करता है। जैसे हम कई सारे इनपुट सिग्नल्स को एक ही आउटपुट पर स्विच कर सकते हैं। सो मल्टीप्लेक्सर्स को डेटा सिलेक्टर भी कहा जा सकता है। सो मल्टीप्लेक्सर्स में मेन तीन कंपोनेंट होते हैं: डेटा इनपुट्स, सेलेक्ट लाइंस और आउटपुट। सो डेटा इनपुट क्या है? डेटा इनपुट ये होते हैं वो इनपुट लाइंस जिनमें से किसी एक डेटा को सिलेक्ट करना है। और सेलेक्ट लाइंस क्या है? सेलेक्ट लाइंस ये लाइंस डिसाइड करती हैं कि कौन सा इनपुट लाइन का जो डेटा है वो आउटपुट पर सिलेक्ट होकर के आएगा। और आउटपुट क्या है? आउटपुट ये वो लाइन है जिस पर सिलेक्टेड इनपुट का डेटा आउटपुट होता है। मल्टीप्लेक्सर्स को हम लोग डिफरेंट जगहों पर यूज़ करते हैं, जैसे कि मल्टीप्लेक्सर्स को हम लोग डेटा राउटिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेमोरी एड्रेसिंग में इस्तेमाल करते हैं। जब आप लोग आगे माइक्रो प्रोसेसर्स या माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि किसी मेमोरी का एक लोकेशन एक्सेस कैसे किया जाता है, तो उसकी एड्रेसिंग के लिए मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा जो आपके अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस, एएलयू ऑपरेशंस में भी मल्टीप्लेक्सर्स का आप लोग देखेंगे कि इस्तेमाल होता है। सो मल्टीप्लेक्सर्स को हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में, डिटेल में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लेक्सर क्या है और कैसे काम करता है। तो हमें पता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशनल सर्किट में ही आता है। तो हमको कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने के लिए पहला स्टेप यह है कि सर्किट के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स निकाल लेते हैं और उनको कुछ नाम दे देते हैं या सिंबल असाइन कर देते हैं। दूसरा, सर्किट की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ट्रुथ टेबल बना लेते हैं कि किस आउटपुट के लिए, किन इनपुट वैल्यूज के लिए क्या आउटपुट होगा, मतलब इनपुट में क्या वैल्यू होगी और तब आउटपुट क्या होगा। जब हमें ट्रुथ टेबल मिल जाती है तो हम उससे बूलियन फंक्शन ड्राइव कर लेते हैं। बूलियन फंक्शन को बाद में के मैप की सहायता से या बूलियन अलजेब्रा की सहायता से हम ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर हम एक ऑप्टिमाइज्ड बूलियन फंक्शन निकाल लेते हैं। ऑप्टिमाइज्ड बूलियन फंक्शन के बाद चौथे स्टेप में हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और उस सर्किट की करेक्टनेस जांचते हैं कि क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं। करेक्टनेस जांचने के लिए हम मैनुअली भी जांच सकते हैं, और अगर सर्किट बड़ा है तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू, सिमुलेटर के थ्रू या सिमुलेशन करके हम पता लगा सकते हैं कि सर्किट सही है या नहीं। इससे पहले कि हम मल्टीप्लेक्सर पढ़ें तो हम एंड गेट को एक बार दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि एंड गेट क्या काम करता है। एंड गेट की ट्रुथ टेबल ये होती है। एंड गेट का फंक्शन होता है y इक्वल टू a इंटू बी। ट्रुथ टेबल होती है कि अगर a 0 है, b 0 है तो गेट का जो आउटपुट होगा वो भी 0 होगा। उसको हम फिगर से देखते हैं। ट्रुथ टेबल से दिख रहा है कि अगर a 1 है तो जो यहाँ पर होगा वही आउटपुट पर चला जाएगा। मतलब अगर a 1 है तो जो b होगा वही आउटपुट पर चला जाएगा, जो b की वैल्यू होगी वही आउटपुट पर चली जाएगी। a अगर 1 है तो b पर अगर 0 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर a 1 है और b 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। सिंपली अगर एक इनपुट 1 है एंड गेट में तो जो दूसरा इनपुट है वही आउटपुट पर चला जाता है, उसी की वैल्यू आउटपुट पर दिखाई देती है। हम कह सकते हैं कि if a is 1 then output is equal to b। अगर a 1 है तो आउटपुट इज इक्वल टू b होगा। सिमिलरली फॉर OR गेट,
और गेट के लिए हमारा ऑपरेशन होता है a प्लस बी, a प्लस बी। इसकी ट्रुथ टेबल ये होती है। अगर हम ट्रुथ टेबल से देखें तो अगर a की वैल्यू 0 है तो जो b पर होगा वही आउटपुट पर चला जाएगा। अगर b पर 1 है तो 1 आउटपुट पर चला जाएगा। सो a b वैल्यूज दी हुई हैं और हमारा अगर a 0 है और b 0 है तो 0 आउटपुट पर चला जाएगा। अगर a 0 है b 1 है तो 1 आउटपुट पर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इफ a इक्वल टू 0 देन आउटपुट इक्वल टू b। अब हम एक सर्किट देखते हैं जो इस तरह से है। इस सर्किट में हम देख रहे हैं कि 3 इनपुट हैं, एक S है, एक I1 है और एक I0 है। ये 3 इनपुट हैं और एक आउटपुट है यहाँ पर। हम अब S को वैल्यू देके देखते हैं। S को हम 0 दे रहे हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये 0 यहाँ चला जाएगा और यहाँ I1 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर चला जाएगा। और हम जानते हैं कि एंड गेट में अगर एक इनपुट 1 है तो जो इनपुट पे है वही आउटपुट पर चला जाता है, तो यहाँ पर I0 चला जाएगा। फिर और गेट में हम देख रहे हैं कि अगर एक इनपुट 0 है तो जो दूसरा इनपुट है वही आउटपुट पर चला जाएगा, तो I0 चला गया। इसका मतलब अगर S 0 है तो आउटपुट इज इक्वल टू I0। अब हम नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। अगर S को 1 रखते हैं तो यहाँ पर 0 गया और ये I0 तो ये 0 हो जाएगा इसका आउटपुट और यहाँ पर 0 पहुँच जाएगा। और अगर S 1 है और I1 भी है तो एंड गेट में अगर एक इनपुट 1 है तो दूसरा इनपुट आउटपुट पर पहुँच जाता है, तो I1 यहाँ पहुँच जाएगा। और गेट में अगर एक इनपुट 0 है तो दूसरा इनपुट आउटपुट पर पहुँच जाता है और यहाँ पर I1 पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर S 1 है तो यहाँ पर I1 पहुँच जाएगा। तो अगर हम इसको एक बॉक्स के अंदर कर दें तो यही हमारा मल्टीप्लेक्सर है। इस मल्टीप्लेक्सर में 2 इनपुट हैं I0 और I1 और एक सिलेक्टिंग लाइन है S। सिलेक्टिंग लाइन इसका नाम इसलिए है सिलेक्टिंग लाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पर जो वैल्यू होगी वो ये तय करेगी इन दोनों में से कौन सा इनपुट आउटपुट पर जाएगा। टू क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर देखते हैं। 2x1 का मतलब 2 इनपुट और एक आउटपुट, तो 2 इनपुट और एक आउटपुट। और यहाँ पर ये सिलेक्टिंग लाइन है। सिलेक्टिंग लाइन सिंपली सिलेक्ट करेगी कि इन दोनों में से कौन सा इनपुट आउटपुट पर जाएगा। अगर S 0 है तो I0 आउटपुट पर जाएगा, जैसा भी पिछले वाले सर्किट में हमने बताया था। तो इफ S इक्वल टू 0 देन F इक्वल टू, F मीन्स ये फंक्शन जो आउटपुट वैल्यू है ये F इक्वल टू I0। इसको हम F इक्वल टू S बार I0 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि S की वैल्यू क्या है, 0 है, तो S बार की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 इंटू I0 क्या आएगा, फाइनली I0 ही आएगा। तो दोनों ही चीजें सेम है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर S इक्वल टू 1 है, S अगर 1 है तो क्या होगा, तो हमारा जो I1 है
ये आउटपुट पर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इफ s इक्वल टू 1 देन आउटपुट इक्वल टू I1। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर s की वैल्यू 1 है, तो s की वैल्यू 1 रखें तो 1 इंटू I1 इक्वल टू I1, तो ये सेम रहेगा। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर का फंक्शन हो गया, जिसमें दो इनपुट लाइन है। अगर S 0 है तो जो पहला इनपुट है वो जाता है, और अगर S हमारा 1 है तो ये वाला दूसरा जो इनपुट है I1 जो है ये जाएगा। यही हमारा 2x1 मल्टीप्लेक्सर है। इसका हम फाइनल इक्वेशन इस तरह लिख सकते हैं, F इक्वल टू S बार I0 प्लस S इंटू I1। सिमिलरली हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर देखते हैं। 4x1 मल्टीप्लेक्सर मतलब 4 इनपुट 1 आउटपुट। अब यहाँ पर 4 इनपुट हैं तो सिलेक्शन लाइन कितनी होगी? 2 होगी। जितने इनपुट होंगे, अगर इनपुट 4 है, मतलब अगर सिलेक्शन लाइन 2 है तो इनपुट 2 की पावर 2 4 होगी। अगर सिलेक्शन लाइन 3 होती तो इनपुट होता 2 की पावर 3 8। तो मतलब अगर 8 इनपुट है तो सिलेक्शन लाइन होगी 3। अगर 4 इनपुट है तो सिलेक्शन लाइन होगी 2। अगर 1 इनपुट है तो सिलेक्शन लाइन 2 इनपुट है तो सिलेक्शन लाइन होगा 2। ये बेसिकली 2 की पावर सिलेक्शन लाइन ही होता है, 2 की पावर सिलेक्शन लाइन। तो अगर 16 इनपुट होते, 16 इनपुट होता तो S कितना होता? S सिंपली 4 होता, क्योंकि 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर S जो है वो 16 हो जाता। इसको हम फार्मूले से भी देख सकते हैं कि जैसे नंबर ऑफ इनपुट इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस। ये नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस है NS, और NI जो है नंबर ऑफ इनपुट्स है। तो दोनों तरफ लॉग 2 बेस पे 2 ले लेते हैं, लॉग 2 बेस पे 2 की पावर NS। तो NS इधर आ जाएगा, और log 2 की पावर 2 बेस पे 2, और ये इधर हो जाएगा log 2 बेस पे n। log 2 बेस पे 2 जो है हमारा ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा NS इक्वल टू log 2 बेस पर n i, ni है। तो क्या आया? इसका मतलब आया कि नंबर ऑफ इनपुट्स ni इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस, और नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस इज इक्वल टू log 2 बेस पे ni। तो अगर कोई पूछे सिलेक्शन लाइन कितनी है तो वो होगी log 2 बेस पे ni। अगर पूछे इनपुट कितने हैं तो वो होगा 2 की पावर सिलेक्शन लाइंस। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 4 इनपुट हैं I0 I1 I2 I3। 2 सिलेक्शन लाइंस हैं S1 S0, और एक आउटपुट है। 2 सिलेक्शन लाइंस के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कि या तो दोनों सिलेक्शन लाइन पे 0 हो, या एक सिलेक्शन लाइन पे 0 हो दूसरे पे 1 हो, या दोनों पे 1 हो। तो अब हम पहला देखते हैं। तो जब पहले कॉम्बिनेशन S1 0 होगा और S0 0 होगा तो ये मल्टीप्लेक्सर में जो I1 है ये आउटपुट पर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर S1 S0 0 1 है तो जो दूसरा इनपुट है वो आउटपुट पर चला जाएगा। फिर हम तीसरा देखते हैं, तो अगर S1 S0 1 0 है तो हमारा जो तीसरा इनपुट है वो आउटपुट पर चला जाएगा। फिर हम चौथा देखते हैं,
S1 S0 अगर 1 1 है तो जो तीसरा इनपुट है, चौथा इनपुट है, वो आउटपुट पर चला जाएगा, मतलब I3। इस तरह से मल्टीप्लेक्सर काम करेगा। ये उसकी ट्रुथ टेबल है कि अगर S1 S0 0 0 है तो I0 होगा आउटपुट पर, 0 1 है तो I1 होगा आउटपुट पर, 1 0 है तो I2 होगा आउटपुट पर, 1 1 है तो I3 होगा आउटपुट पर। सिमिलरली अब हम 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर देखते हैं। तो इनपुट लाइंस 8 हैं, तो सिलेक्शन लाइंस ऑब्वियसली 3 होंगी, जैसा अभी हमने बताया। तो अगर यहाँ पर 0 0 0 होगा तो I0 आउटपुट पर जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो अगर यहाँ पर 0 0 1 है तो I1 जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर 0 1 0 है तो I2 जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे 0 1 1 है तो I3 जाएगा आउटपुट पर। अगर यहाँ पर 1 0 0 है तो I4 जाएगा आउटपुट पर। अगर यहाँ पर 1 0 1 है तो I5 जाएगा आउटपुट पर। अगर यहाँ पर 1 1 0 है तो I6 जाएगा आउटपुट पर। अगर यहाँ पर 1 1 0 1 है तो I7 जाएगा आउटपुट पर। यही इस मल्टीप्लेक्सर का काम है। मल्टीप्लेक्सर इसी तरह फंक्शन करता है। ये इसकी ट्रुथ टेबल है। S2 S1 S0 अगर 0 0 है तो I0, 0 0 1 है तो I1, S0 1 0 है तो I2। सिमिलरली आगे भी हो जाएगा। अब एक फंक्शन दिया हुआ है f इक्वल टू सिग्मा 1 to 6 7। अब हमको इसको मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट करना है और ए बी को सिलेक्टिंग लाइंस मानते हुए। तो ये हमारा एक ट्रुथ टेबल हो गई फंक्शन की। तो फंक्शन मिन टर्म 1 पे, मिन टर्म 2 पे, मिन टर्म 6 पे और मिन टर्म 7 पे 1 है। तो अब हम इसमें देखें अगर ध्यान से, तो जब ए बी 0 है तो जो सी पर है वही आउटपुट पर चला जा रहा है। जब ए बी 0 1 है तो जो सी पर है उसका उल्टा आउटपुट पर जा रहा है। इसका मतलब f इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट। फिर अगर ए बी 1 0 है तो जो भी वैल्यू हो सी की, सी चाहे 0 है तब भी यहाँ पर 0 है, अगर 1 है तब भी यहाँ पर 0 है। इसका मतलब सी की वैल्यू चाहे जो हो, f पर वैल्यू 0 ही आ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर f इक्वल टू 0 आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ए बी अगर 1 1 है तो चाहे यहाँ पर 0 हो चाहे 1 हो, यहाँ पर 1 ही आएगा। तो दोनों में 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया f इक्वल टू 1। तो हमारा मल्टीप्लेक्सर इस तरीके से बनेगा। सिलेक्टिंग लाइंस हमको रखनी है ए बी, तो ए बी को सिलेक्टिंग लाइंस कर देंगे और इनपुट पर हम सी, सी बार, 0 और 1 कर देंगे। अगर हम इस सर्किट में यहाँ 0 0 रखते हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 0 0 है तो f क्या है, c है। तो क्योंकि 0 0 रखेंगे तो c यहाँ पर आएगा, पहला इनपुट c है, तो अपने आप जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर 0 1 रखेंगे, तो अगर हम यहाँ 0 1 रखते हैं तो ये वाला केस हो जाएगा। तो क्या होगा, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, मतलब सी बार जो है वो आउटपुट पर आएगा। ये सी बार आउटपुट पर चला जाएगा क्योंकि वैसे भी मल्टीप्लेक्सर में सी बार ही जाना चाहिए। सिमिलरली अगर हम यहाँ 1 0 रखेंगे तो मल्टीप्लेक्सर की प्रॉपर्टी से यहाँ 0 जाएगा, और यहाँ भी क्या दिख रहा है कि अगर 1 0 है तो आउटपुट 0 ही आ रहा है, f इक्वल टू 0 ही आ रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ 1 1 रखेंगे तो ये जो 1 है ये यहाँ चला जाएगा 1, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ए बी अगर 1 1 है तो यहाँ पर 1 आ जा रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1।
यही इम्प्लीमेंट करने का तरीका है। अब अगर हमको BC को एज ए सिलेक्टिंग लाइन लेना है तो हम इस तरीके से सफल कर देंगे जो भी टेबल है, और फिर हम देखेंगे कि अगर BC इक्वल टू 0 है, 0 0 है, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ 0, यहाँ पर 1 है तब भी 0, इसका मतलब यहाँ पर 0 ही आ रहा है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे 0 1 है, तो अगर ये 0 है तो 1 हो जा रहा है, 1 है तो 0 आ जा रहा है, इसका मतलब जो भी A यहाँ पर है उसका उल्टा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा A बार। फिर यहाँ देखेंगे अगर BC 1 0 है, ये 0 से 1, ये 1 से 1, इसका मतलब किसी भी कंडीशन पे ये 1 ही आ रहा है यहाँ पर। फिर हम देखेंगे अगर BC 1 1 है तो 0 से 0, 1 से 1, इसका मतलब जो A है वो एज इट इज आउटपुट पे कॉपी हो जा रहा है, तो 0 A बार 1 A, तो ये हो गया हमारा 0 A बार 1 A। अब हम यहाँ पर BC रख देंगे और यहाँ पर 0 A बार 1 और A रख देंगे। तो इस तरीके से हमने ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। अब हमारे पास एक और मेथड है जिसमें हम AB को सिलेक्टर लाइन बना करके मल्टीप्लेक्सर के द्वारा इस फंक्शन को, जो कि सिग्मा 1267 है, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो हमको AB को सिलेक्टर लाइन लेना है। AB को सिलेक्टर लाइन लेकर के हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर। इसको हमको 4x1 से 4x1 मल्टीप्लेक्सर की सहायता से इम्प्लीमेंट करना है। 4x1 की सहायता से इम्प्लीमेंट करना है तो मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट होंगे, I0 I1 I2 I3, इसको इस तरह से लिख लेंगे और इस तरह से टेबल बना लेंगे। अब हमको पता है कि अगर AB को सिलेक्टर लाइन ले रहे हैं तो यहाँ पर C ही बचता है, तो जो बच रहा है उसको यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद इस तरीके से टेबल बना लीजिए, M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। जब इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर होगा जो जो फंक्शन में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ दिया है 1, तो 1 वाले को इनसर्किल कर लेंगे, फिर M2 को इनसर्किल कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 2, फिर 6 और 7 को इनसर्किल कर लेंगे, तो 6 को इनसर्किल कर लिया और 7 को इनसर्किल कर लिया। अब जब इनको इनसर्किल कर लिया फिर हम देखेंगे नीचे कि इसमें M1 इनसर्किल है, C के सामने वाला इनसर्किल है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा C। यहाँ पर C बार के सामने वाला इनसर्किल है तो यहाँ लिख दीजिए C बार। यहाँ पर कोई भी इनसर्किल नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए 0, और यहाँ क्योंकि दोनों इनसर्किल है तो यहाँ लिख दीजिए 1। तो जब हम इस तरह लिख देंगे तो ये हो जाएगा C बार, ये 0 और ये 1। फिर 4x1 मल्टीप्लेक्सर लीजिए, AB को सिलेक्टिंग लाइन बना दीजिए और इसकी जगह C बार 0 और 1, तो जो यहाँ पर है इसी को इनपुट पर डाल दीजिए इस तरह से। यही हमारा 4x1 से इम्प्लीमेंट कर लेंगे हम इस फंक्शन को। अगर हम इसको वेरीफाई भी करेंगे तो सेम चीज आएगी। तो ये तब है जब AB को सिलेक्टर लाइन लेना है तो हम 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से क्रम से लिखेंगे। फिर अगर कह रहा है कि BC को सिलेक्टर लाइन बनाना है तो बचा क्या, A बचा।
ए यहाँ लिख देंगे। अब 4x1 से बनाना है हमको, तो 4 इनपुट होंगे, 4 इनपुट ये हैं। तो जब ये 4 इनपुट हैं, अब हम फिर से क्या लिखेंगे, M0, और अब की बार इस तरह से लिखेंगे क्योंकि BC सिलेक्टर लाइन है। अगर BC सिलेक्टर लाइन है तो हम इस तरह से लिखेंगे M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। अब इस तरीके से लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया। तो जब ये हो गया, अब हम जो जो मिन टर्म इसमें है उसको इनसर्किल कर देंगे। तो इसमें मिन टर्म क्या है, इसमें मिन टर्म है M1, M2, M6, M7, और फिर हम चेक करेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 0 हो गया। इन दोनों में से नेक्स्ट जो है, इसमें और इसमें से ये वाला इन सर्किल है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बार। अब नेक्स्ट ये और ये दोनों हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और फिर इसमें इसमें देखेंगे तो ये ए के सामने वाला इन सर्किल है, यहाँ आ जाएगा ए। तो 0 ए बार, 0 ए बार, 1 ए। तो अब हम बनाएंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा। और जब ये इस तरीके से हो जाएगा तो हम एक मल्टीप्लेक्सर लेंगे 4x1 का, सिलेक्टिंग लाइन बना देंगे BC को, और इनपुट पर रख देंगे 0 ए बार 1 ए। ये हमारा मल्टीप्लेक्सर इम्प्लीमेंट हो गया। 4x1 मल्टीप्लेक्सर से हमने फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लिया और ये आउटपुट हो गया। अब AB देख लिया, BC देख लिया, अब बचा AC। AC को सिलेक्टर लाइन बनाना है तो B बचा, तो B को यहाँ लिख लेंगे। और 4x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है तो यहाँ 4 इनपुट्स लिख देंगे, और यहाँ पर की बार इस तरह से लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से लिखेंगे। और उसके बाद फिर इनसर्किल कर देंगे, तो इनसर्किल करेंगे तो M1, M2, M6, M7 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्योंकि B के साइड वाला सर्किल है तो B हो जाएगा, यहाँ B बार के साइड वाला सर्किल है तो B बार हो जाएगा, यहाँ B के सामने वाला इन सर्किल है तो यहाँ B हो जाएगा, फिर यहाँ B के सामने वाला इन सर्किल है तो यहाँ B हो जाएगा। तो जो यहाँ नीचे है इसी को मल्टीप्लेक्सर 4x1 में इनपुट पे डाल देंगे। तो सबसे पहले A और C को सिलेक्टर लाइन बनाइए, और फिर यहाँ पर इसको इस तरीके से B इनपुट को, सारे इनपुट पर B को इस तरह डाल दीजिए। ये हमारा फंक्शन इम्प्लीमेंट हो गया AC को सिलेक्टर लाइन मानते हुए। यही हमारा इसका मेन फंक्शन है मल्टीप्लेक्सर का। अब हम देखते हैं कि हम डिफरेंट गेट्स को मल्टीप्लेक्सर की सहायता से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लेक्सर से गेट कैसे बना सकते हैं। हम बनाने एंड गेट, तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर से हम एंड गेट कैसे बना सकते हैं। इसमें सिंपल है कि अगर A 0 है तो F 0 है, और अगर A 1 है तो F B है, जो अभी हमने दिखाया था। A B लिया, A अगर 1 है B 0 है तो यहाँ 0 चला जाएगा, अगर A 1 है B 1 है तो यहाँ 1 चला जाएगा। तो if A equal to 0 F equal to 0, if A equal to 1 then F equal to B। तो हमारा मल्टीप्लेक्सर हो गया। S equal to 0 तो I 0 चला जाएगा, S equal to 1 है तो I 1 चला जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंपली S की जगह पर इस तरीके से मल्टीप्लेक्सर को इम्प्लीमेंट कर देंगे, और हम सिंपली S की जगह पर A लिख देंगे, I0 की जगह पे 0 कर देंगे, और I1 की जगह पर B कर देंगे। यही हमारा 2x1 से हमने एंड गेट को, ये दोनों सेम फंक्शन करेंगे। अगर इसमें हम A0 रखें B0 रखें तो यहाँ पर क्या होगा, 0 जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि B पहुंचेगा वहां उस समय। फिर अगर हम A की जगह पर, अब 0 1 सॉरी, इसको हम ट्रुथ टेबल इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। A 0 है B 0 है,
ए जीरो बी जीरो, ए जब जीरो होगा तो ये पहुंचेगा यहाँ पर, तो एफ क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पहला वाला वेरीफाई हो गया। फिर क्या करना, ए जीरो बी वन, तो बी को वन रखो, ए को जीरो रखो, क्योंकि ए जीरो है तो जीरो ही वहां पहुंचेगा, तो दूसरा वाला भी ट्रू हो गया। अब फिर तीसरा करना क्या है, ए को वन रखना है और बी को जीरो रखना है। ए को वन रखा, बी को जीरो रखा, क्योंकि ए वन है तो बी वापस जाएगा, यहाँ पर बी आउटपुट पर जाएगा, मतलब ये जो जीरो है जीरो ही आउटपुट पर चला जाएगा, तो आउटपुट पर जीरो जाएगा, तो ये वेरीफाई हो गया। फिर ए को वन रखिए, बी को वन रखिए, ए को वन रखा, बी को वन रखा। अब क्योंकि ए वन है तो बी वापस बी जाएगा आउटपुट पर, तो बी पे क्या है, वन है, तो इसका मतलब यहाँ वन जाएगा, तो आउटपुट पर वन आ गया। तो ये भी वेरीफाई हो गया कि हमारा हम 2x1 मल्टीप्लेक्सर से एंड गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली और गेट को इम्प्लीमेंट करना है 2x1 से, तो और की ट्रूथ टेबल ये है। तो अगर और गेट में ए जीरो है तो y इक्वल टू बी होता है, मतलब आउटपुट जो है फंक्शन जो है वो बी हो जाएगा। अब अगर ए वन है तो आउटपुट वन हो जाता है। तो इफ ए इक्वल टू वन देन एफ इक्वल टू वन। तो हम यहाँ पर मक्स बनाएंगे 2x1, क्योंकि हमको 2x1 से इम्प्लीमेंट करना है। तो एस इक्वल टू जीरो, तो आई जीरो पहुंचेगा आउटपुट पर, अगर एस वन है तो आउटपुट पर आई वन पहुंचेगा। तो हमारा इफ एस इक्वल टू जीरो देन एफ इक्वल टू आई जीरो, इफ एस इक्वल टू वन देन एफ इक्वल टू आई वन। तो if a is equal to 0 then f is equal to b, if a is equal to 1 then f is equal to 1। तो s की जगह पर a रख देंगे और i जीरो की जगह पर b रख देंगे, s की जगह पर a रख देंगे और i1 की जगह पर 1 रख देंगे। तो हमारा जो मल्टीप्लेक्सर बनेगा वो i जीरो की जगह b रख दिया, i1 की जगह 1 रख दिया और s की जगह a रख दिया। यही हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। a जीरो है तो b पहुंच जाएगा और अगर ए वन है तो वन पहुंच जाएगा। तो हमने और गेट इम्प्लीमेंट कर लिया 2x1 मल्टीप्लेक्सर की सहायता से। अब हमने जो और गेट बनाया 2x1 से उसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो बी पर जीरो है, ए पर जीरो है, तो आउटपुट क्या है, जीरो। अब ए पे जीरो है और बी पर वन है, तो ए पर जैसे जीरो होगा आउटपुट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो दूसरी वाली लाइन ये वेरीफाई हो गया। फिर ए पर जीरो, बी पर जीरो और ए पर वन, तो ये वाला वेरीफाई हो गया। फिर ए वन बी वन, तो बी वन और ए वन, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वन है तो दूसरा वाला इनपुट ही आउटपुट पर जाएगा, तो यहाँ पर वन आ जाएगा, यही आना चाहिए था। तो हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है वो वेरीफाइड हो गया कि हमने जो 2x1 से और गेट बनाया था वो सही काम कर रहा है। अब हम XOR गेट को बनाते हैं 2x1 मल्टीप्लेक्सर की सहायता से। इसमें हम देख रहे हैं कि अगर ए जीरो है तो जो बी पर है वही आउटपुट पर चला जाता है। इफ ए इक्वल टू जीरो देन एफ इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू वन है तो जो बी पर है उसका उल्टा आउटपुट पर जा रहा है, मतलब जीरो है तो वन जा रहा है, वन है तो जीरो जा रहा है। तो इफ ए इक्वल टू वन देन एफ इक्वल टू बी बार। ये मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि इफ एस इक्वल टू वन एफ इक्वल टू आई जीरो, हम लिख सकते हैं इफ एस इक्वल टू जीरो देन एफ इक्वल टू आई जीरो। और क्या होता है, इफ एस इक्वल टू वन देन एफ इक्वल टू आई वन, इसको लिख सकते हैं इफ एस इक्वल टू वन देन एफ इक्वल टू आई वन। उसके बाद हम एंड गेट और 2x1 मल्टीप्लेक्सर के जो इक्वेशंस हैं उनको कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने पे s इक्वल टू क्या आया, a आया, तो यहाँ लिख देंगे s इक्वल टू a, f इक्वल टू आई जीरो और यहाँ f इक्वल टू b, ये हो जाएगा आई जीरो इक्वल टू
बी, फिर एस इक्वल टू ए रख देंगे और आई वन इक्वल टू बी बार कर देंगे। अब मल्टीप्लेक्सर में एस की जगह ए रख दीजिए, आई जीरो की जगह बी रख दीजिए और आई वन की जगह बी बार रख दीजिए। तो आई जीरो की जगह बी रख दिया, आई वन की जगह बी बार रख दिया, एस की जगह ए रख दिया, तो हमारा ये मल्टीप्लेक्सर बन गया। तो अब हम वेरीफाई करके देखें। यह हमारी ट्रुथ टेबल है। ए को 0 लिया और बी को 0 लिया, तो बी को 0 रखो और ए को 0 रखो। ए हमारा, क्योंकि बी 0 है तो बी बार क्या होगा, 1 हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर अगर बी 0 है तो बी बार 1 हो जाएगा अपने आप। ए को हमने फिर 0 रखा, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और आ क्या रहा है मल्टीप्लेक्सर में, 0 ही आ रहा है, क्योंकि अगर ए 0 है तो हमेशा ये वाला इनपुट आउटपुट पर जाएगा। तो ये हो गया। अब सेकंड लाइन कह रही ए को 0 रखो, बी को 1 रखो। बी को हमने 1 रख दिया, ए को, अब बी 1 है तो बी बार अपने आप 0 हो जाएगा और ए को हमने 0 रख दिया। अब हमें पता है कि अगर ए इक्वल टू 0 तो हमेशा ये वाला इनपुट ही आउटपुट पर जाएगा, तो इसका मतलब 1 जो है वो आउटपुट पर चला गया। तो ये वाला वेरीफाई हो गया। फिर अगली बार ए को 1 और बी को 0 रखते हैं, तो बी को 0 रखो और ए को 1 रखा, क्योंकि बी 0 है तो बी बार तो 1 हो ही जाएगा। तो अब हमें पता है कि अगर ए 1 है तो हमेशा दूसरा वाला जो इनपुट है ये आउटपुट पर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 अब आउटपुट पर जाएगा, तो ये 1 आउटपुट पर चला गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब चौथी वैल्यू रख के देखो। चौथी वैल्यू जब हम रख के देखेंगे तो A1 B1, तो B को 1 रखें, बी को 1 रखा तो बी बार 0 हो गया। ए को 1 रखा, अब पता है हमको कि अगर ए को 1 रखेंगे तो दूसरा इनपुट ही आउटपुट पर जाता है, तो दूसरा इनपुट क्या है, 0, तो 0 आउटपुट पर जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा 0 ही है, तो 0 चला गया आउटपुट पर। यही हमारा ट्रुथ टेबल है और यही हमारा XOR गेट इंप्लीमेंट हो गया 2x1 से। सिमिलरली हम देखते हैं कि XNOR गेट को 2x1 की सहायता से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। XNOR गेट की ट्रुथ टेबल दी हुई है। अगर A 0 है तो आउटपुट इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर B 0 है तो आउटपुट 1 है, B 1 है तो आउटपुट 0 है। इसका मतलब कि if A इक्वल टू 0, F इक्वल टू B बार। if A इक्वल टू 1 देन F इक्वल टू B, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो यहाँ भी 0 आ गया, B 1 है तो आउटपुट भी 1 है। तो ये हो गया। तो इसके लिए लिख सकते हैं if A इक्वल टू 1 देन F इक्वल टू B। तो I0, I1, S और F। if S इक्वल टू 0 देन F इक्वल टू I0 हो गया। if S इक्वल टू 1 देन F इक्वल टू I1 हो गया। ये 2x1 मल्टीप्लेक्सर की खूबी होती है। अब हम दोनों के इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करेंगे तो S इक्वल टू A हो जाएगा, I0 इक्वल टू B बार हो जाएगा, S इक्वल टू A हो जाएगा और I1 इक्वल टू B हो जाएगा। मल्टीप्लेक्सर में अब हम रख देते हैं, S की जगह A कर देंगे, I0 की जगह B बार कर देंगे, I1 की जगह B कर देंगे और S की जगह पर A कर देंगे। तो ये हमारा
कुछ इस तरह से काम करेगा और हम इसको वैल्यू के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। हम ए बी को 0 0 मान लेते हैं तो 1 पहुंच गया, मतलब जो पहला वाला है वो वेरीफाई हो गया। फिर ए को 0 रखें, बी को 1 रखें, तो बी को 1 रखा तो बी बार 0 हो गया, ए 0 है तो ये 0 गया, ये दूसरा वाला वेरीफाई हो गया। फिर ए को 1, बी को 0, तो बी को 0 रखा तो बी बार क्या हो गया, 1 हो गया, ए क्या हो गया, 1 हो गया। जैसे ए 1 हुआ, ये जो दूसरा इनपुट है वही जाएगा आउटपुट पर, तो 0 चला गया आउटपुट पर, ये वेरीफाई हो गया। अब हम तीसरे पे आए, ए को 1 रखें, बी को 1 रखें, बी को हमने 1 रखा, बी बार 0 हो गया, ए 1 हो गया और ये आउटपुट पर 1 आ गया, क्योंकि ए 1 होगा तो यही वाला जो दूसरा आउटपुट इनपुट है वही आउटपुट पर जाएगा, तो ये हो गया 1। इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया कि हमने जो 2x1 बनाया था वो एक्स और की तरह, एक्स नॉर की तरह फंक्शन कर रहा है। अब हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर से एंड गेट बनाते हैं। अभी तक हम लोग 2x1 से बना रहे थे, अब 4x1 से बना के देखते हैं। तो ए बी एफ, तो 4 इनपुट है, I0, I1, I2, I3 और 2 सिलेक्शन लाइन है। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसका फंक्शनिंग हमें पता ही है कि अगर यहाँ पर 1 0 होगा तो I2 जाएगा, 1 1 होगा तो I3 जाएगा। तो हमको जो आउटपुट है उसको सिंपली यहाँ पर रख देंगे और जो ए बी है उसको सिलेक्शन लाइंस पर रख देंगे। S1 की जगह ए रख देंगे, S0 की जगह बी रख देंगे, ये हम चेंज कर देंगे, यही हमारा, अब ये जो हमारा मक्स है ये एंड गेट की तरह काम करेगा। 0 0 है तो 0 चला जाएगा, 0 1 है तो 0 जाएगा आउटपुट पे। अगर ए बी 1 0 है तो आउटपुट 0 होगा, अगर ए बी 1 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। अब और गेट को सिमिलरली, इसके भी सेम फंक्शनिंग है, तो इसमें हमको क्या करना है, सिंपली ए रख देना है, S0 की जगह बी रख देना है, I0, I1, I2 जो आउटपुट पर है वही वहां रख देंगे और ये सेम काम करेगा। 0 0 है तो आउटपुट पर 0 जाएगा, 0 1 है तो आउटपुट पर 1 जाएगा, 1 0 है तो 1 जाएगा, 1 1 है तो 1 जाएगा। तो ये हमारा और गेट हो गया 4x1 से। अब XOR गेट 4x1 से बनाना है, तो सिमिलरली उसकी ट्रुथ टेबल लेते हैं, ये लेते हैं, इसका फंक्शनिंग सेम हमको पता ही है कि ये होती है। तो अब हम क्या करेंगे, S1 की जगह पर ए रख देंगे, S0 की जगह बी रख देंगे, ये यहाँ 0 1 1 0, ये हो गया। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, ए बी की जगह 0 0 रखते हैं तो ये 0 जाएगा, 0 1 रखेंगे तो 1 जाएगा, 1 0 रखेंगे तो 1 जाएगा, 1 1 रखेंगे तो 0 जाएगा। इसका मतलब ये XOR हमारा करेक्ट बना हुआ है। अब हम देखते हैं डिकोडर क्या है। तो जैसे मल्टीप्लेक्सर होता है वैसे ही डीमल्टीप्लेक्सर होता है, वैसे ही डिकोडर होता है। डिकोडर का काम क्या है, ये 2x1 डिकोडर है, मतलब 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। तो डिकोडर क्या करता है कि जो ये E है ये इनेबल सिग्नल है डिकोडर में। अगर S0 S1 0 0 होगा तो D0, मतलब ये वाली लाइन एक्टिव होगी। तो ये बेसिकली मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पहला मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे को, ये तीसरे को और ये चौथे को। तो ये एक तरीके से M0 है, ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है, जो मिन टर्म्स अभी तक हम लोग देख रहे थे। तो सिंपली है, 0 0 होगा तो D0 लाइन एक्टिव हो जाएगी, 0 1 होगा तो D1 वाली लाइन एक्टिव हो जाएगी,
10 होगा तो D2 वाली लाइन एक्टिव हो जाएगी और 11 होगा तो D3 वाली लाइन एक्टिव हो जाएगी और इनेबल यहाँ पर 1 होगा हमेशा। यही 2x4 डिकोडर है। इसी तरह हम 3x8 डिकोडर देख सकते हैं। तो ये 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो ये मिन टर्म इसके लिए 1 है, ये D1 ये M2 को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से, ये M3 को, इसके लिए M4 तो D3 है, D4 D5 इस तरीके से है। तो अगर हम देखें तो D0 की वैल्यू क्या होगी इस कॉलम में, केवल D0 1 है तो ये हो जाएगा A बार B बार C बार। तो ये हो गया A बार B बार C बार। दूसरा वाला देखें तो यहाँ पर इस कॉलम में केवल ये 1 है तो D1 का अगर फंक्शन निकालें तो D1 क्या आएगा A बार B बार C। तो ये हो जाएगा A बार B बार C। सिमिलरली सारे मिन टर्म्स हम देख सकते हैं। सपोज हम इसको चेक करें D7 को तो ये हो जाएगा A B C। D7 की कॉलम कौन सा, ये वाला। तो इसमें इस पूरे में केवल ये वाला 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग देख लेंगे तो ये A B C मिन टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रख देंगे A B C। तो बेसिकली 3x8 डिकोडर कैसे काम करता है। 3x8 डिकोडर में 3 इनपुट होते हैं और यहाँ पर 8 आउटपुट होते हैं। ये M0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये M1 को, ये M2 को, ये M3 को, ये M4 को, ये M5 को, ये M6 को, ये M7 को, जो हमारा मिन टर्म था। यहाँ पर जैसे मिन टर्म की वैल्यू आएगी वैसे करस्पॉन्डिंग मिन टर्म की लाइन एक्टिव हो जाएगी। यहाँ मिन टर्म की वैल्यू रखिए, यहाँ वैल्यू रखिए, इनपुट पर वैल्यू रखिए मिन टर्म की और वही मिन टर्म वाली लाइन यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। और ये सर्किट तभी काम करेगा जब इनेबल का सिग्नल 1 होगा। देखते हैं क्या होता है। इनेबल 1 कर दिया, यह 0 0 0 है तो D0 वाली लाइन एक्टिव हो गई। अगर 0 0 1 है तो D1 वाली लाइन एक्टिव हो गई। अगर 0 1 0 है तो D2 वाली लाइन एक्टिव हो गई। अगर 0 1 1 है तो D3 वाली लाइन एक्टिव हो गई। 1 0 0 है तो D4, 1 0 1 है तो D5, 1 1 0 है तो D6, 1 1 1 है तो D7 वाली लाइन एक्टिव हो गई। यही 3x8 डिकोडर का फंक्शन है कि जो मिन टर्म यहाँ, जो वैल्यू यहाँ रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म वाली लाइन 1 हो जाएगी या एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने का मतलब यहाँ 1 आ जाएगा। अब इनकोडर देखते हैं। तो इनकोडर डिकोडर का उल्टा होता है। तो ये है कि जब D0 1 होगा तो यहाँ पर आएगा 0 0। अगर D1 1 होगा तो यहाँ आएगा 0 1। अगर D2 1 होगा तो यहाँ आएगा 1 0। अगर यहाँ 0, यहाँ पर D3 1 है तो 1 1। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, S0 की लाइन में ये 1 है और ये 1 है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा D2 और यहाँ से आएगा D3। तो ये इस तरह से फंक्शन करेगा कुछ। इनेबल किया, जब D0 पर 1 है बाकी सब पे 0 0 है तो यहाँ 0 0 आ जाएगा। जब D1 पर 1 है बाकी सब पे 0 है तो यहाँ 0 1 आ जाएगा। जब D2 पे 1 है बाकी सब पे 0 है तो यहाँ 1 0 आ जाएगा। और जब D3 पे 1 है तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। यही इसका फंक्शन है 4x2 डिकोड इनकोडर का।